वेलकम टू डेली फैक्ट न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन्ड है। अगर हम बात करें टारगेट या अप्रोच की तो हम फॉलो कर रहे हैं प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को एक साथ, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें हमारा टारगेट क्विक रिवीजन की तरफ है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मेंशन रहते हैं न्यूज़पेपर्स में उनको हम कवर करते हैं। प्लस इसमें सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं। एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी और ऑल इंडिया रेडियो। हमारा जो फोकस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर है। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी तरह से जो है वो हम क्वेश्चंस को जो है वो या फिर करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्लस अगर आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। एंड पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका जो यूज़र नेम है वो @न्यूज़पेपर फैक्ट्स है, या फिर आप डेली फैक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो ऑलरेडी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, मत्स्य 6000। ये काफ़ी न्यूज़ में है मत्स्य 6000। और अगर हम बात करें ये इंडिया की डीप सी सबमर्सिबल है जिसको डिज़ाइन किया गया है ओशियन एक्सप्लोरेशन के लिए। किस लिए डिज़ाइन किया गया है? ओशन जो हमारा इंडियन ओशन रीजन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो उसके फ्लोर को जो एक्सप्लोर करने के लिए जो है वो मत्स्य 6000 को बनाया गया है। ये डीप सी माइनिंग को प्रमोट करेगा और साथ में बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़ के रिगार्डिंग पे जो है वो हेल्प करेगा। इसको डेवलप किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने अंडर समुद्रयान मिशन। तो अब देखो हमारे लिए एक तो मत्स्य 6000 इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा समुद्रयान इंपॉर्टेंट हो गया और थर्ड इंपॉर्टेंट हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। तो मत्स्य 6000 के फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है जिसमें नेविगेशन इक्विपमेंट्स रहेंगे, रोबोटिक आर्म्स रहेंगे फॉर सैंपल कलेक्शन, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हमें ये याद रखना है कि जो ऑपरेशन की डेप्थ रहेगी वो 6000 मीटर रहेगी और करीब 12 घंटे तक जो है वो ये जो है वो पूरा ऑपरेशन रहेगा, यानी कि फंक्शनेबल। अगर हम बात करें मत्स्य 6000 जब इसको डेप्थ में छोड़ा जाएगा तो 12 घंटे तक जो है वो ये मिशन चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया है कि विद एन एमरजेंसी एंडोरेंस अप टू 96 आवर्स। एमरजेंसी एंडोरेंस जो है वो 96 आवर्स तक की है इसमें, और जिससे फिर डीप वाटर ऑब्जर्वेशन और जो एक्सप्लोरेशन है उसमें हेल्प मिलेगी। हम इस मिशन की बात करें, समुद्रयान मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट मैन्ड मिशन है टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। पहला पॉइंट ये हो गया। देन उसके बाद हमें यहाँ पर याद रखना है कि जो ये मत्स्य 6000 है ये जो है वो 3 ह्यूमन बींग्स को जो है वो 6000 की डेप्थ तक लेकर जाएगा। तो मैन मतलब पहली बार जो है वो 6000 की डेप्थ तक जो है वो इंडिया का ऐसा मिशन जिसमें जो है वो ह्यूमंस जाएंगे, फिर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ओशन फ्लोर। देन यहाँ से जो डीप ओशन रिसोर्सेज है उनको ऑब्जर्व किया जाएगा। प्लस यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना है। और नोडल मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जो हमारा विज़न है ब्लू इकॉनमी का उसको भी यह प्रमोट करता है। और अगर हम बात करें ब्लू इकॉनमी के सस्टेनेबल वे में यूज़ की तो उसके रिगार्डिंग फिर हमारे पास SDGs भी आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी, पहला पॉइंट एक। और दूसरा जो हमारी फेज़ चल रही है अमृतकाल, जिसमें हम बात करते हैं कि भारत को एक डेवलप्ड जो है वो नेशन बनना है, तो उसमें ब्लू इकॉनमी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमें जो है वो रिसोर्सेज चाहिए डेवलप होने के लिए, तो वो हमें जो है वो ओशन से मिल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद है इंडिया US कम्पैक्ट इनिशिएटिव्स। जो अभी लेटेस्टली अगर हम बात करें तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो US गए हैं, तो इससे ये क्लियर होता है कि इंडिया US दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और US को लेकर ऑलरेडी इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था UPSC CSE में। अगर हम बात करें प्रीलिम्स में 2024 कि कौन सी दो कंट्रीज़ है जिनके बीच में जो लार्जेस्ट जो है वो बॉर्डर होता है, तो US और कनाडा के बीच में है। तो इस बार भी दोनों कंट्रीज़ न्यूज़ में चल रही है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम रिसेंट इनिशिएटिव की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ US और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी जी, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया US कम्पैक्ट इनिशिएटिव या US इंडिया कम्पैक्ट इनिशिएटिव। इसमें फोकस अगर हम बात करें कम्पैक्ट की बात करें तो फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? तो कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलेटिंग कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, ये जो फुल फॉर्म रहेगी पूरी की पूरी कम्पैक्ट की। कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और ये जो इनिशिएटिव है फिर ये जो है वो एक तरह से जो की पिलर रहेगा कॉपरेशन का दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो ये फाउंडेशन लेकर जा रहा है एक
जो मिलिट्री पार्टनरशिप है हमारी उसको और स्ट्रेंथन करेगा। प्लस साथ में क्लियर फोकस किया जा रहा है टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में। और अगर हम की फीचर्स की बात करें यहाँ पे, तो न्यू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की तरफ फोकस किया जा रहा है। एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड मिलिट्री कोलैबोरेशन इसकी तरफ भी फोकस है। इकोनॉमिक ट्रेड एक्सपेंशन जिसमें हमारा मिशन 500 है, ठीक है, यानी कि $500 बिलियन बाय 2030 जो है वो बायलेटरल ट्रेड को प्रमोट करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और यूएस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से या इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें यूएस के लिए, तो हमारा जो है वो ट्रेड सरप्लस रहता है यूएस के साथ, तो ये हमारे पास एक बिगर अपॉर्चुनिटी है। देन उसका स्ट्रेंथनिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, लाइक सेमीकंडक्टर, ठीक है, एआई, डिफेंस या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी। प्लस एक और यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं दैट इज़ ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। उसका यहाँ पर स्पेस कोलैबोरेशन की तरफ, स्पेस कॉपरेशन की तरफ कोलैबोरेशन, डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेकर कोलैब करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस साथ में क्रिटिकल मिनरल्स पर जो है वो पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें डीप सी कोलैबोरेशन, मतलब जो आपका डीपन स्पेस कोलैबोरेशन, या फिर अगर हम बात करें कि स्पेस को किस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो इंडस इनोवेशन, ठीक है, इंस्पायर्ड इंडेक्स प्लेटफॉर्म, ये कुछ इनिशिएटिव्स है। और स्पेस कोलैबोरेशन 2025 में अगर हम बात करें तो नासा और आईएसआरओ, नासा की अगर हम बात करें तो उसको बनाया गया 1958 में, याद रखना नासा कब बना है 1958, और आईएसआरओ बना है 1969 में। 1958 में डीआरडीओ भी बना है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एक तरह से जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक्सोम मिशन को लेकर, जिसमें जो है वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो भेजा जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। देन उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लाओ खोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्र रिवर के कहाँ पर, नगौन डिस्ट्रिक्ट, असम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एरिया अगर हम बात करें तो 70.13 स्क्वायर किलोमीटर, और एक तरह से ये बफर जोन की तरह काम करता है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, जो कि 2007 में इसको जो बफर जोन डिक्लेयर किया गया था। और अभी अगर हम बात करें तो ये इंटीग्रल पार्ट है किसका, ठीक है, लायखोवा बुरा छापोरी इकोसिस्टम क्या होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, और जल्दी जो है वो हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये ब्रह्मपुत्र वैली का पार्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें, इस सेंचुरी जो है वो सराउंडेड बाय द ह्यूमन डोमिनेटेड एरियाज, तो इसलिए बफर जोन बनाना जरूरी था। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फौना की अगर हम बात करें तो वन हॉर्न रियानो, जो वन ऑन रिहानो है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ पर मिलेगा, एलिफेंट यहाँ पर मिलेगा, वाइल्ड बोर, क्लेवेट कैट, लेपर्ड कैट जो है वो यहाँ पर मिलेगा, इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट रिवर्स की जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र से लिंक होती है, इस न्यूज़ से लिंक होती है, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि दिबांग, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तिब्बत से, और सैंगपो जो है वो कहा जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को। देन उसके बाद जब असम में एंटर होती है तो ब्रह्मपुत्र, फिर जमुना जो है वो बांग्लादेश में कहा जाता है, इंपॉर्टेंट। और गंगा और ब्रह्मपुत्र फेमस डेल्टा बनाती है, दैट इज़ सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। और हुगली जो है वो कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में, जिसके अराउंड जो वो कोलकाता है, और कोलकाता फोर्ट जो है वो रिवराइन फोर्ट है, ओनली रिवराइन फोर्ट। एक असम में एक फेमस आइलैंड है, ठीक है, वो कहा जाता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है, इनलैंड आइलैंड, उसका नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देन ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो देखो सुवर्णश्री, लोहित, ठीक है, दिहांग जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट, मानस, ठीक है, एक और आती है तीस्ता जो इंपॉर्टेंट आती है, तीस्ता रिवर। देन गंगा रिवर के बारे में भी यहाँ पर है। इस तरह से अगर हम बात करें तो गंगा की जो रिवर, गंगा रिवर सिस्टम की जो ट्रिब्यूटरीज है उसको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है अगर, तो वो डायरेक्शंस को लेकर बन जाता है। तो कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, इस तरह से इसको याद किया जा सकता है। प्लस साथ में आपको याद रखना है कि चंबल यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बानस चंबल की ट्रिब्यूटरी है, बेतवा जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और सोन डायरेक्ट जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है। नेक्स्ट उसके बाद है भद्रा टाइगर रिजर्व। भद्रा टाइगर रिजर्व जो है वो वेस्टर्न घाट में है, कर्नाटका में, और वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन अगर हम बात करें तो गुजरात से तमिलनाडु तक है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
ये जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इसको जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर जो है वो इंक्लूड किया गया 1998 में। पहला पॉइंट तो ये हो गया। और 25th जो है वो टाइगर रिजर्व था। अभी प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो 57 टाइगर रिजर्व है, और प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था 1973 में। देन ये जो भद्रा टाइगर रिजर्व है, यहाँ से जो है वो भद्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती है। वेजिटेशन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ड्राई डेसिडियस वेजिटेशन यहाँ पर मिलेगी, मॉइस्ट डेसिडियस और शोला फॉरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर, ये जो आपका भद्रा टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व भी है। और अदर अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की, तो बांदीपुरा कर्नाटका में है, नगरोल कर्नाटका में है, दनेली अंशी ये भी जो है आपका कर्नाटका में है, और बिलीगिरी रंगा टाइगर रिजर्व ये भी जो है वो आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में जो टाइगर रिजर्व्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी स्टेट में है ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लस साथ में आपको ये भी बताना है कि टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जी ने ट्रिब्यूट पे किया है 201st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका बर्थ हुआ 12 फरवरी 2000। अगर हम बात करें अभी 12 फरवरी को हुआ था इनका बर्थ। ये ग्रेट थिंकर थे, ठीक है, नेशनलिस्ट और फाउंडर ऑफ द आर्य समाज। इनका 19th सेंचुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एज वेल एज सोशल अवेकनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जिसमें प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर, फिलोसफर और रिलीजियस लीडर इनको कहा गया है। बर्थ अगर हम बात करें तो मूल शंकर तिवारी इनका जो नाम था, और 12 फरवरी 1824 को उनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में। ये एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, और हिंदू ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो फुली डिवोटेड थे हिंदू ट्रेडिशंस की तरफ। इन्होंने क्वेश्चन किया था, ठीक है, आइडल वर्शिप को, रिचुअल्स को और सुपरस्टिशंस को, ठीक है, दैट मीन्स सोशल रिफॉर्म्स की तरफ शुरू से इनका इंटरेस्ट था। और ये कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 19 ईयर के थे जब इन्होंने घर बार छोड़ दिया था, और उसके बाद एक सन्यासी की तरह जो है वो नेक्स्ट 15 ईयर के लिए जो है वो इन सर्च ऑफ ट्रुथ जो है वो उन्होंने जो है वो पूरे देश में जो है वो ट्रैवल किया, ठीक है, डिफरेंट बुक्स को, डिफरेंट गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करी रिगार्डिंग द ट्रुथ, लाइक जैसे गौतम बुद्ध। और अगर हम बात करें तो इन्होंने ही स्टडीड अंडर द स्वामी व्रजानंद इन मथुरा, ठीक है, और वहाँ से जो है वो फिर हिंदुज़म को प्योरीफाई करने का जो है वो कंसेप्ट इनको मिला। जो करप्ट प्रैक्टिसेस थे उनको एड्रेस करने का जो है वो इन्होंने इनिशिएटिव शुरू किए, और जो ट्रू मीनिंग था वेदास का उसको प्रमोट किया। फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो अपोज्ड आइडल वर्शिप, अनटचेबिलिटी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था उसको इन्होंने अपोज किया, पोलीगैमी को, चाइल्ड मैरिजेज एंड जेंडर इनक्वालिटी। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये सभी चैलेंजेस जो है वो सोसाइटी के सबसे डेंजरस चैलेंजेस में इंक्लूड किए गए हैं, और ये काफ़ी जो है वो इफेक्ट करते हैं सोसाइटी को। तो हम बता सकते हैं कि जैसे इनिशिएटिव उस टाइम पे लिए थे तो उसी तरह के इनिशिएटिव आज भी हमें जो है वो लेने की ज़रूरत है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लास लेस और कास्ट लेस सोसाइटी को प्रमोट करने की इन्होंने बात की है। इन्होंने एडवोकेट किया है वुमेन एजुकेशन को, स्पेशली विडो मैरिज को भी इन्होंने एजुकेट किया है, और डिप्रेस्ड क्लासेस के अपलिफ्टमेंट की तरफ इनका फोकस रहा है। इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो उन्हें एक शुद्धि मूवमेंट भी शुरू करी थी। शुद्धि मूवमेंट की अगर हम बात करें, जिसमें एक तो रिकन्वर्जन, जो कि ऑलरेडी हिंदुज़म से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट कर दिए गए थे, दोबारा से रिकन्वर्ट, प्लस साथ में अबॉलिशन ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज। सती अबॉलिशमेंट की अगर हम बात करें तो वो रखी है 1829 में, और इसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो थे विलियम बेंटिक। देन उसके बाद इनके जो आइडियाज़ है वो सत्य प्रकाश में जो है वो कंपाइल्ड है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट ऑफ ट्रुथ। देन उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस की, तो इनके फॉलोअर्स ने, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें जो इन मतलब डीएवी जो स्कूल नेटवर्क है, अगर हम बात करें आज के टाइम पे, तो सबसे पहला जो है वो लाहौर में जो है वो महात्मा हंसराज ने शुरू किया था, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसमें जो है वो स्वामी विवेकानंद की जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती है, इनकी टीचिंग्स को प्रमोट किया जा रहा है। देन उसका रोल इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल, हमारी जो नेशनलिस्ट यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें क्या रोल रहा है, तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन वो गिव कॉल फॉर स्वराज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1876 में स्वराज के लिए कॉल कहा था। और देन उसके बाद फिर लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी इनको इन्फ्लुएंस किया। तो ये बहुत ज़्यादा, ये स्टेटमेंट जो है वो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो स्वराज के बारे में कहा 1876 में। देन स्वदेशी को उन्होंने प्रमोट किया, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात की, काउ प्रोडक्शन और हिंदी एज नेशनल लैंग्वेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी एंड नेशनल लैंग्वेज जो है उन्होंने कहा।
देन लीगेसी की अगर हम बात करें तो जो इनकी टीचिंग्स है वो हमारे लिए एक तरह से जो है वो इंस्पिरेशन है, ठीक है। और वो टीचिंग्स को हम फॉलो करके जो है वो हमारा विज़न है कि हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। आर्य समाज स्टिल एक्टिव है अभी भी, और DAV जो स्कूल्स हैं वो भी एक्टिव है, प्रमोट कर रहे हैं एजुकेशन नेशन वाइड। देन आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज जो है वो 1875 में बनाया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट है। और आर्य समाज को ना रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहा जाता है, याद रखना आर्य समाज क्या है, एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। इनका जो है वो एक मेन स्लोगन अगर हम बात करें दैट इज़ गो बैक टू वेदास। फीमेल एजुकेशन यानी कि वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया है, स्कूल्स बनाए हैं इन्होंने, ऑर्फनेजेस बनाए हैं, विडो होम्स बनाए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है फेमाइंस के रिगार्डिंग। जिस तरह की फेमाइंस जो है वो 18th-19th सेंचुरी में देखी गई, तो आर्य समाजिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव अप्रोच रखी फेमाइंस को एड्रेस करने के लिए। शुद्धि मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, स्पेशली उन रिकन्वर्जन के लिए जो अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए थे हिंदुज़म से। नेक्स्ट है आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल एक इमेजनरी लाइन है, पहला तो पॉइंट याद रखना। अप्रॉक्सीमेटली अबव 66.5 नॉर्थ 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, और ये कहा जाता है यहाँ से जो फिर आर्टिक रीजन शुरू होता है, जिसमें कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो कनाडा, रशिया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अलास्का वाला रीजन। अब यहाँ पर की पॉइंट आपको याद रखने कि आर्टिक रीजन के रिगार्डिंग जो आर्टिक काउंसिल भी है जिसको बनाया गया 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन से। इंडिया का जो आर्टिक रीजन की तरफ रोल रहता है या इंपॉर्टेंस रहती है, तो देखो एक तो रिसर्च एंड पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च वर्क के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए, तो इंडिया की जो एंगेजमेंट है, ठीक है, सेल्वबर्ग ट्रीटी ऑफ 90% जो आपकी ट्रीटी हुई थी सेल्वबर्ग ट्रीटी 1920 की, उसके अंडर ही जो है वो भारत जो है वो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। और आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम भारत का जो शुरू हुआ था वो 2007 में शुरू हुआ था। इसमें अगर हम फोकस की बात करें तो हिमाद्री रिसर्च बेस जो है वो नॉर्वे में है, 2008 में इसको शुरू किया गया था। और आर्टिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस भारत के पास है 2013 से। 2022 में एक आर्टिक पॉलिसी को भारत ने जो है वो अनाउंस किया था, जिसमें हमारा जो फोकस है क्या है वो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो है वो इसके लिए एक नोडल एजेंसी रहेगी जो कि पूरा का पूरा वर्क कर रही है। और पोलर रीजन या फिर अगर हम बात करें जो आर्टिक रीजन है वहाँ पे प्रॉपर जो है वो साइंटिफिक सस्टेनेबल वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर जो भारत का टारगेट है। देन उसका नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर 11th टाइम, और सबसे ज़्यादा बार जो मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है अंडर आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट रूल होता है। इसको गवर्नर रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और इसको लास्ट जो है वो रिजॉर्ट ऑप्शन भी कहा है, लास्ट ऑप्शन भी जो है वो इसको कहा गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इम्पैक्ट क्या रहते हैं हम सिर्फ वही समझेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो स्टेट जो लेजिस्लेचर है पहले उसको सस्पेंड किया जाता है, फिर डिसॉल्व हो जाता है, पावर प्रेसिडेंट के पास चल जाती है और या फिर गवर्नर के थ्रू वो रूल करते हैं स्टेट में। देन यहाँ पे हाई कोर्ट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं रहता, वो स्टिल वैसे चलते रहेंगे। लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। की नोट जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए और काफ़ी एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, दैट इज़ SR बोमानी केस 1994। इसमें ये कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट की प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356 वो जो है वो सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू जो कि चेक और बैलेंसेस को प्रमोट करता है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अकाउंटेबल बनाता है। स्पेशली अगर हम बात करें अगर कोई भी कानून या ऑर्डर सरकार ने निकाला और वो फंडामेंटल राइट को वॉलेट कर रहा है, एक एग्जांपल की फॉर्म में हम समझ रहे हैं, तो आर्टिकल 13 में ये कहा गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नल और वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट उसके बाद सॉवरन ग्रीन बॉन्ड, ये भी आजकल न्यूज़ में चल रहे हैं, जिसको अनाउंस किया गया था 2022-23 के बजट में, यूनियन बजट 2022-23। और ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी, जो कार्बन है उसको कम करना है, इन कार्बन इंटेंसिटी को इकोनॉमी में इनका टारगेट है। और ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है वो काम करेगा, जिसको इशू गवर्नमेंट करेगी, इशूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू रेज मनी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट। जितने भी एनवायरमेंट फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा कलेक्ट करने के लिए सरकार का जो इनिशिएटिव है बॉन्ड। देन उसका नेक्स्ट है डोकरा आर्टवर्क। डोकरा आर्टवर्क की अगर हम बात करें तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जो है वो AI समिट के लिए जो है वो कहाँ पर गए थे, फ्रांस। तो जब फ्रांस गए थे तो वहाँ पर उन्होंने जो है वो क्या किया है कि जो हमारे एक आर्ट है, ट्राइबल आर्ट है जिसका नाम है डोकरा आर्टवर्क, ठीक है, ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट है, इसको गिफ्ट किया है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस।
जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको गिफ्ट किया है ये। और अगर हम बात करें इस आर्ट वर्क की तो ये फेमस है इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो देखो फ्रांस में एक तो सेमी प्रेसिडेंशियलशिप होती है, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पर नेगेटिव सेकुलरिज्म होता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो हम कहाँ से लेकर आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देन उसके बाद एट द एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। विच कंट्री इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस इन 2025? यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान। द करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट उसके बाद है इन विच सिटी वॉज द सिम्फोनिज्म ऑन एक्वाटिक एनिमल डिजीज इनॉग्रेटेड? मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज विच स्टेट इन इंडिया साइन एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर फॉस्टरिंग इंटरनेशनल बिजनेस कोलेब्रेशन? योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका। द करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। आई होप जितने भी करंट अफेयर आज हमने डिस्कस किए हैं या फैक्ट या डाटा हमने डिस्कस किया ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। जल्दी मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ।